हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अध्याय 5। अध्याय 5 आपका है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड जियोमेट्री। दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय देना चाहता हूं। ये क्या है? तो दोस्तों देखिए, यूक्लिड के समय कुछ यूनानी गणितज्ञ थे जिन्होंने जो भूम संबंधी परिकलन करने के लिए अलग अलग नियम विकसित किए। ठीक है, जैसे अलग अलग तकनीक अपनाए। जैसे भूमि को मापने के लिए उन्होंने एक बिंदु, रेखा, तल, पृष्ठ आदि और अवधारणाओं को उन्होंने अपनाया। ठीक है, जैसे हमें भूमि का परिकलन करना होगा, मापना होगा, तो उन्होंने पहले क्या दिया? पहला पॉइंट दिया हमें बिंदु। ठीक है, पहला पॉइंट हमें क्या दिया उन्होंने? बिंदु। अब ध्यान दीजिए, बिंदु क्या होता है? बिंदु आपका वह होता है कि जिसे हम किसी भी भाग में उसको बांट नहीं सकते। ठीक है, बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक बिंदु हो गया, ये केंद्र बिंदु। क्या अब हम इसको किसी भाग में बांट सकते हैं? जी नहीं, बिंदु को हम किसी भाग में बांट नहीं सकते। जैसे अभी मान लीजिए ये क्या है? एक वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त को हम चाहे तो कई भागों में बांट सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये बिंदु है, ये तो अभी हम आपको दिखाई पड़ रहा है क्योंकि हमने यहां से स्केच से बनाया है, बट यह जो बिंदु होता है वो आपको पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक बिंदु होता है। किसी को मान लेते भैया यहाँ पे बिंदु, केंद्र है आपका, पॉइंट जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो वो बिंदु होता है जिसका कोई भाग नहीं होता। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको इसमें पढ़ना है रेखा। रेखा जान लीजिए, उन्होंने रेखा के बारे में क्या होता है? तो रेखा जो होती है, रेखा की लंबाई होती है। ध्यान दीजिए, जैसे ये अब तो हम यहाँ पे खींच रहे हैं, आपको कुछ रेखा की क्या होती है? रेखा हो गई, एक सीधी रेखा हो गई। रेखा की क्या होती है? लंबाई होती है। याद रखिएगा, रेखा की क्या होती है? लंबाई होती है, परंतु चौड़ाई नहीं होती है। यूक्लिड के जो यूनानी गणितज्ञ थे उन्होंने क्या बताया? रेखा जो होती है, रेखा की लंबाई होती है परंतु चौड़ाई नहीं होती। इतना याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे इसमें तो कुछ ना कुछ चौड़ाई दिख रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये हमने इसलिए दिख रहा है आपको ये, क्योंकि हमने स्केच से खींचा है। जो रेखा होती है वो आपको पता नहीं चलेगा, वो किसी और के जरिए पता चलता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए रेखा हमने खींच दिया। ठीक, तो ये क्या होगा? ये ना याद रखिएगा, रेखा की क्या होती है दोस्तों? लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। और रेखा के जो होते हैं, जो इनका लास्ट सिरा होता है यहाँ और यहाँ, इसी को हम क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। ठीक है, रेखा का जो लास्ट यहाँ पे सिरा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बिंदु। जैसे मान लीजिए ए हो गया, ये क्या हो गया? बी। ए बिंदु, बी बिंदु। तो इसी को हम, जो रेखा का लास्ट सिरा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। और जो एक रेखा होती है, ध्यान दीजिए, रेखा के बारे में बता रहे हैं। रेखा जो होती है वो हमेशा क्या होती है? एक सपाट होती है, सीधी होती है। ठीक है, एक सीधे सपाट पड़ी हुई होती है। ध्यान दीजिएगा, रेखा कैसी होती है? सपाट रूप में स्थित होती है। ठीक है, स्वयं बिंदुओं के साथ। जैसे इसमें तमाम बिंदु हम बना सकते हैं, तो तमाम बिंदुओं के साथ ये क्या होगा? एक सपाट रूप में स्थित होता है, पड़ा रहता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो आपको पढ़ना है इसमें पृष्ठ। पृष्ठ समझ रहे हैं ना? जो आपका बिंदु था ये पॉइंट था, रेखा को हम लाइन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और आपको जो पृष्ठ पढ़ना है, पृष्ठ मतलब होता है सरफेस। सरफेस जो होता है धरातल बोलते हैं। ठीक है, पृष्ठ जो होता है धरातल को बोलते हैं। तो धरातल जो हम पृष्ठ के बारे में अगर बात करें तो इसकी लंबाई होती है और चौड़ाई दोनों होती है। धरातल जो होती है तो इसकी जो होगी ये क्या होगी? लंबाई। जैसे मान लीजिए आपका ये फील्ड है, खेत है। ठीक है, तो ये खेत है, इसकी कुछ लंबाई भी होगी, ठीक है, और कुछ चौड़ाई भी होगी। समझ आ रहा ना? जो पृष्ठ है, सरफेस है, तो ये पृष्ठ की जो होती है लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। समझ में आ रहा है? अब आप ध्यान दीजिए, हम तल की बात करें तो तल जो होता है, जैसे मान लीजिए तालाब है, सपोज दैट ये तालाब है, हम तल पे बात कर रहे हैं। तो तालाब का जो ऊपरी तल होता है, या मान लीजिए किसी ग्लास में पानी भरा है, तो पानी का जो ऊपरी सतह होता है, ये ग्लास है, ग्लास में पानी भरा हुआ है, तो ऊपरी जो सतह होगा उसी को हम तल बोलते हैं। किसी भी पृष्ठ का, कोई भी चीज हो, पानी हो, कुछ भी हो, उसका जो ऊपरी पृष्ठ होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? तल बोलेंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा हमें कुछ बताना नहीं इस चैप्टर में, हम आपको बस यही समझाना चाहते थे बिंदु, रेखा, पृष्ठ, तल, जो भूमि मापने का अवधारणा है, किस तरीके से उन्होंने विकसित किया। जो यूनानी गणितज्ञ थे उन्होंने बिंदु, रेखा, पृष्ठ आदि के रूपों में ये क्या किया? प्रसिद्ध प्रचलन किया, इसका बताया कैसे मापा जाता। उन्होंने ये इस तकनीक का फॉलो किया। ठीक है,
तो अब ध्यान दीजिएगा, पहले के जो यूनानी गणितज्ञ थे इस तरीके से मापते थे, समझ आ गया। अब हम तो इंची टेप सब लेकर मापते हैं, जो भी करना होगा गज वगैरह लेकर मापते हैं, लेकिन पहले ये सब प्रचलन था, तो इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक बात और बताना चाहूँगा, आपको करना क्या है, इसमें पीछे कुछ अभिग्रहित और अवधारणाएं दी गई हैं। स्मरणीय बिंदु में चैप्टर के पीछे जब जाएंगे तो लास्ट में दिया रहता है स्मरणीय बिंदु। चैप्टर 5 अध्याय 5 के पीछे जब जाएंगे तो वहां पे दिया रहेगा स्मरणीय बिंदु। स्मरणीय बिंदु को आपको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और पढ़ के तभी इस वीडियो को देखना है, नहीं तो समझ नहीं आएगा। यदि आप अपने आप को इतना काबिल समझते हैं कि हाँ हम समझ लेंगे तो वीडियो पे बने रहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। अब चैप्टर बाई चैप्टर क्वेश्चन में जैसा मैटर आएगा वहां पर मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस पे ऐसा ही वीडियो मिलता रहता है और इस पर आपका पूरा कोर्स मिलेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अब देखिए दोस्तों प्रश्नावली 5। अब मैं प्रश्नावली 5 को स्टार्ट करता हूं, इसमें जो भी क्वेश्चन दिया है उसको मैं कराता हूं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है उसको जरा सा देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, देखिए मेरे साथ। बोला निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। आपको इसमें कारण भी बताना है, ठीक है दोस्तों। तो कारण भी लिखना है, तो हम आपको समझा के बता दे रहे हैं। कारण लिखना दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझाने पे समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं पहले का पहला। पहले के पहले में जो क्वेश्चन किया गया है, पहले के पहला में जो क्वेश्चन बोला है पहला, वो बोला एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक है दोस्तों। जैसे अभी हमने आप इसके बारे में चर्चा किया, बिंदु के बारे में। बिंदु का कोई भाग नहीं होता, हमने शुरू में ही बताया। जैसे ये मान लीजिए आपका एक क्या है, बिंदु है, तो बिंदु से क्या एक ही रेखा खींची जा सकती है? जी नहीं, हम बिंदु से चाहें तो अनेक प्रकार की रेखाएं खींच सकते हैं। इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, चारों तरफ हम अलग अलग रेखाएं खींच सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं दोस्तों, यह कथन असत्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे आप लिख दीजिए यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यह जो बिंदु होता है स्वयं यह सिद्ध करता है कि एक बिंदु से क्या हो सकती हैं, असीमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे एक बिंदु से हम असीमित रूप से अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। यहां पे आपका बिंदु हो गया, तो हम चारों तरफ असीमित रूप से अनेक रेखाएं हम खींच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अतः एक बिंदु से एक ही रेखा नहीं खींची जा सकती, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, पहले का दूसरा क्वेश्चन। तो जो पहले का दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, इसमें बोला है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। दो क्या भिन्न बिंदु, देखिए जैसे समझ लीजिए ये एक भिन्न बिंदु हो गया, ये तो दो भिन्न बिंदु हो गए। यहां से बोल रहा है क्या हम असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं, तो जी नहीं, यहां से भी हम असंख्य रेखाएं नहीं खींच सकते। दो बिंदुओं से सिर्फ हम एक ही रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। दो बिंदु रहेंगे तो एक रेखा बनती है, ठीक है। दो बिंदुओं से हमें क्या मिलती है, एक रेखा मिलती है। तो दो बिंदुओं से सिर्फ मैं एक ही रेखा खींच सकता हूं, असंख्य रेखाएं नहीं खींच सकता हूं। जैसे ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, तो ए और बी बिंदु से मैंने क्या किया, एक ही रेखा खींचा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए और बी बिंदु से मैं क्या असंख्य रेखाएं नहीं खींच सकता, सिर्फ एक ही रेखा खींच सकता हूं। तो यह भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यदि कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं प्रयास करूंगा कि आपका हेल्प करूं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पहले के तीसरे की तरफ। तो पहले का तीसरा क्या बोला है उसको भी मैं पढ़ता हूं। इसमें बोला है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक शांत रेखा, शांत रेखा का मतलब जान लीजिए, शांत रेखा का मतलब होता है एक सीधी रेखा ऐसे बनी हुई है, ये एक सीधी रेखा बनी हुई है।
अब ये एक शांत रेखा है, तो इसमें बोला क्या इसको हम अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तो जी हाँ, इसको हम अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। ये दो बिंदु हो गए, इसको हम अनिश्चित रूप से बढ़ाना चाहें तो डॉट डॉट करके हम ऐसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या बोला है, अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तो जी हाँ, यह कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि अनिश्चित रूप से किसी भी रेखा को हम बढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब हम इसका चौथा देख लेते हैं, इसके चौथे में क्या बोला है। तो इसका जो चौथा क्वेश्चन है, पहले का चौथा, तो पहले का चौथा मैं पढ़ता हूं। इसने बोला है यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। चलिए इस पे भी फोकस कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। दो वृत्त, क्या बोला है, दो वृत्त, तो मैं यहां पे पहले दो वृत्त बना लेता हूं। चलिए बना लेता हूं, यहां से एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये। अब दोनों वृत्त आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो जब दोनों वृत्त आपस में बराबर होंगे तो क्या इनकी त्रिज्याएं भी आपस में बराबर होंगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, बोल दिया है आपसे यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो त्रिज्या मान लीजिए यहां यही केंद्र से त्रिज्या होती है, केंद्र से ही त्रिज्या खींचा जाएगा। जब दोनों वृत्त बराबर ही होंगे तो त्रिज्या जाहिर सी बात है कि बराबर होगी। आप कह सकते हैं, अगर आपने अभी पढ़ा, मैंने बताया आपको कि स्मरणीय बिंदु पीछे चैप्टर के दिया गया है, आप वहां जाके पढ़ लीजिए। तो जब आपने पढ़ा होगा क्या, अभिग्रही 4 को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बोला है वे वस्तुएं परस्पर संपाती होती हैं जो क्या एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो संपाती मतलब समान होती है, जो वस्तुएं एक दूसरे के समान होती हैं वह हमेशा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसमें पहले से बोल दिया कि वृत्त क्या है, आपस में बराबर है। जब वृत्त बराबर है आपका तो कहने का मतलब त्रिज्या भी इसका क्या होगा, बराबर होगा। जब क्या होंगे, दोनों वस्तुएं संपाती यानी समान होंगी तो उनका हर प्रक्रिया, हर चीज उनका आपस में क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। तो अतः हम कह सकते हैं यह भी कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चौथा भी कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य हो जाएगा। वो भी किसके अनुसार, अभिग्रहित 4 के अनुसार। अभिग्रहित 4 में यह बोला है कि वे वस्तुएं परस्पर संपाती होती है यानी समान होती हैं, एक दूसरे के जो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो जब बराबर दोनों हैं तो इनकी सभी वस्तु क्या होंगी, चीजें जो होगी बराबर होंगी। त्रिज्या, जीवा जो भी इसमें होगा वह सब क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए अब हम इसका पांचवा भी देख लेते हैं, पहले का पांचवा। तो पहले के पांचवें में क्या बोला है, चलिए उस पर भी मैं फोकस कर लेता हूं। इसमें आपका बोला है आकृति में यदि ए बी बराबर पी क्यू, चलिए लिखते चलता हूं, ए बी बराबर क्या दिया है, पी क्यू। आकृति भी दिया है ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर क्या, एक्स वाई, और क्या दिया है, ए बी बराबर एक्स वाई। चलिए यहां से आपका ये सब दिया गया है, ए बी बराबर पी क्यू बराबर एक्स वाई, ए बी बराबर एक्स वाई। आकृति में सभी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो चलिए पहले मैं आकृति को भी तो बना लूं। यहां से आकृति कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो मैंने आकृति को बना लिया। अब इसके बिंदुएं भी दी गई हैं, ये ए, ये बी, ये क्या है पी, ये क्यू, ये आर, ये क्या है एस, इस प्रकार से, या एक्स वाई दिया है, सॉरी ये एक्स है और ये क्या है वाई है। ठीक है, तो ऐसे बना लीजिए। ठीक है, ए बी पी क्यू एक्स वाई। अब ये सभी क्या होंगी, बराबर होंगी। आपको ये भी पता होगा कैसे, अगर आप अभिग्रहित 1 पढ़ेंगे तो उसमें बोला है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती है। अगर कोई वस्तु एक दूसरे के बराबर होंगी तो क्या होंगे, सब कुछ उसका आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अभिग्रहित 1 के अनुसार स्मरणीय बिंदु में आप जाके पढ़ लीजिए अभिग्रहित 1 में क्या लिखा है। तो अभिग्रहित 1 में यही लिखा है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अतः यह भी कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब ये आपस में सभी मान बराबर ही है और वस्तु भी तब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में जो बोला है मैटर मैंने पहले से ही तैयार कर रखा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैटर में अगर मैं इतना बड़ा मैटर लिखूंगा वीडियो के अंदर तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने वीडियो के अंदर इतना बड़ा मैटर लिख के ना चाहा कि मैंने पहले से इसको लिख दिया है ताकि मैं बीच में आपको समझा सकूं और आप अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ता हूं। इसमें बोला क्या है? इसमें बोला है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। आपको क्या करना, जो नीचे पद दिए गए हैं सभी का परिभाषा देना है। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, इन्हें परिभाषित करना है और कुछ ऐसे क्या पद हैं जिन्हें परिभाषित करने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ी है और ये क्या हैं और इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे, आपको ये सब इसमें क्या करना है, बताना है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। मैंने आपको यहां से पहले इसमें बोला किसका परिभाषा लिखने के लिए, समांतर रेखाओं का। समांतर रेखाएं हैं क्या? तो मैंने यहां पे लिख दिया समांतर रेखाएं हैं क्या। मैंने लिखा है समांतर रेखाएं वे सीधी एवं सरल रेखाएं होती हैं जो एक तल में होती हैं। ध्यान दीजिए, समांतर रेखा जैसे क्या हो गया, एक सीधी रेखा होती है। ठीक है, ये समांतर रेखाएं होगी। मान लीजिए क्या है, समांतर। समांतर मतलब सीधी रेखा। ठीक है, रेखाएं होती हैं जो एक तल में होती हैं तथा दोनों दिशाओं में असीमित लंबाई तक बढ़ाने पर भी कभी आपस में नहीं मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्या है, एक सीधी रेखा है और समांतर रेखा है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, सरल रेखा है और एक दूसरे के क्या है, ये समांतर है। तो समांतर रेखाओं को हम क्या कर सकते हैं, असीमित रूप से हम इसको बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको असीमित रूप से हम दोनों तरफ इसको चाहे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बढ़ती जाएंगी, आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक सीधी हो, सरल रेखाएं होती हैं और जो एक ही तल में होती हैं। यानी एक ही तल मतलब सीधे दिशा में होंगी, एक ही जैसा होंगी। अगर ये सीधा है ये तो एक सीधा एक खड़ा नहीं हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब एक सीधी रेखा है फिर एक ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा नहीं होगा। जो होगा दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर ही होंगे। ठीक है, तो यही कहने का मतलब था समांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो हमने यहाँ परिभाषा लिखा दिया। वीडियो को आप क्या करिए दोस्तों, पुश करके पहले जो मैटर मैंने लिखा है इसको लिख लीजिए और यहाँ एग्जाम्पल भी ऐसे बना दीजिएगा। ठीक है, आप तो समझ ही चुके हैं मैंने क्या कहना चाहता था। तो चलिए अब दूसरा बोला है लंब रेखाएं। तो चलिए लंब रेखाओं को भी देख लेता हूं। यहां मैंने लंब रेखाओं का भी मैटर तैयार कर रखा है। लंब रेखाएं क्या होती है, देखिए, यदि एक सरल रेखा किसी अन्य सरल रेखा पर इस प्रकार मिले, ध्यान दीजिएगा, एक सरल रेखा यानी सीधी रेखा, ध्यान दीजिए, एक सरल रेखा किसी अन्य सरल रेखा पर इस प्रकार मिले कि बनने वाले आसन्न कोण, मान लीजिए एक सरल रेखा है, इस पे एक और सरल रेखा इस प्रकार मिल रहा है। ठीक है, तो इसके आसन्न कोण जो आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो देखिए पूरा अगर एक लाइन होती है, जो मेरी एक रेखा होती है, तो उस पर हमेशा कितने डिग्री कोण बनता है, 180 का बनता है, 180 अंश का बनता है। जब इसमें एक सीधी रेखा पड़ जाएगी तो ये भी 90 का हो जाएगा, ये भी 90 का, दो भागों में बढ़ जाएगा और दोनों जो भागों में बटेगा तो ये भी 90 का हो जाएगा, ये भी 90 का। तो आपस में जो इनके कोण, आसन्न कोण बनेंगे वो क्या होंगे, आपस में समान होंगे। और प्रत्येक, फिर आगे बोला है समान हो तो बनने वाला प्रत्येक कोण समकोण होगा। तो जी हाँ, जब एक रेखा 180 अंश का बन रहा है तो इसमें एक लंब पड़ेगा तो ये 90 का हो जाएगा, भी 90, तो समकोण 90 होता ही है। तथा सरल रेखा जो अन्य रेखाओं पर मिल रही हैं उस पर लंब रेखा कहलाती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये रेखा जो बनी है, रेखा इस पर मिल रही है, वो क्या कहलाएगी, एक लंब रेखा कहलाएगी। एक सीधी रेखा पर जो ऊपर से गिरने वाली रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा पड़ी होती है, वो आपका क्या होता है, लंब रेखा होती है। और एक सीधी रेखा पर जो लंब रेखा पड़ती है तो समान कोण, आसन्न कोण जो उसका बनता है, समान बनता है। समझ में आ गया दोस्तों? तो चलिए, ये आपका लंब रेखा था। अब हम अगला आपसे बोला है रेखाखंड। क्वेश्चन में बोला है रेखाखंड के बारे में बताइए। तो चलिए दोस्तों, तीसरा है इसमें रेखाखंड। तो चलिए देखते हैं रेखाखंड क्या है। एक ऐसी रेखा, दोस्तों वीडियो इसकी मत करिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पुश करके इस मैटर को लिख लीजिएगा। ठीक है, एक अच्छा खासा नोट्स बना लीजिए आप। एक ऐसी रेखा जिसकी लंबाई सीमित हो, ध्यान दीजिए, एक ऐसी रेखा जिसकी लंबाई क्या हो, सीमित हो। यहां से यहां तक मान लीजिए एक रेखा है जिसकी लंबाई अब क्या है, सीमित है, तथा यदि चाहें तो उसे दोनों और असीमित लंबाई बढ़ा सकता है। तो हम चाहें यहां से तो असीमित रूप से हम लंबाई क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, असीमित रूप से हम इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।
रेखाखंड कहलाती है। ध्यान दीजिए, एक रेखा है, अगर इसको असीमित रूप से हम बढ़ा सकते हैं तो वही हमारा क्या हो जाएगा, रेखाखंड। रेखाखंड मतलब से हम बीच में यहाँ से ऐसे डैश करते हैं तो एक खंड बट गया, अलग अलग खंड में अलग अलग भागों में बट गया तो वही आपका क्या हो जाएगा, रेखाखंड हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। अगर मैं एक रेखा खींच लूँ, इसको अलग अलग खंडों में बांट दूँ, यहाँ से कुछ दूरी है इसका, यहाँ से कुछ अलग, यहाँ से कुछ दूरी, मान लीजिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, अलग अलग भागों में मैंने इसको क्या किया, बांट दिया, तो वही आपका क्या हो जाएगा, रेखाखंड। खंड का मतलब इसको अलग अलग खंडों में बांट देना, विभाजित कर देना। समझ आ गया दोस्तों। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे मैं देख लेता हूं। अब दूसरे के चौथे में बोला है वृत्त की त्रिज्या बताइए, इसकी परिभाषा। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या क्या है, किसी बिंदु से वृत्त की परिधि तक की स्थिर दूरी को हम वृत्त की क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, जो स्थिर दूरी होती है, जैसे एक वृत्त हो गया किसी बिंदु से, यहां ध्यान दीजिए, एक वृत्त हो गया, ठीक है, एक वृत्त हो गया। अब क्या बोला, किसी बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, वृत्त की परिधि की, यहाँ से मान लीजिए परिधि मैंने रेखा खींच दिया, परिधि की स्थित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यानी जो इसका केंद्र होता है, अगर मैं केंद्र से कितनी भी रेखाएं खींच दूं तो जो भी ये रेखाएं खींची जा रही हैं सब इसकी क्या होंगी, त्रिज्या होंगी, केंद्र से लेकर। ठीक है, तो यही आपकी क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या। अगर कोई वृत्त है, अब वृत्त में मैं वहां से क्या करूं, कोई भी बिंदु, स्थिर बिंदु ले लूं, स्थिर बिंदु कोई मतलब यहाँ से मैंने कहीं भी ले लूं दोस्तों, जरूरी नहीं कि मैं केंद्र में ही लूं, कहीं भी, जैसे यहाँ भी लेकर यहाँ से खींच देता तो उसकी क्या कहलाती, त्रिज्या कहलाती। वृत्त की वो क्या कहलाती, त्रिज्या कहलाती। ठीक है, चलिए अब दूसरे का मैं लास्ट 5वां देख लेता हूं, वर्ग। वर्ग में क्या करना है, ध्यान दीजिए, वर्ग में बोला है, वर्ग क्या होता है, ध्यान दीजिए, वर्ग ऐसी आकृति जो चतुर्भुजाकार होनी चाहिए, ये भी नहीं कि त्रिभुजकार की आकृति ले लो, आकृति ऐसा होना चाहिए, कैसा, चतुर्भुजकार, क्योंकि वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं तो चतुर्भुजाकार ही आकृति लेनी है, ऐसी आकृति जो चतुर्भुजाकार हो। ठीक है, कैसी हो, चतुर्भुजाकार हो, जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, वर्ग ऐसा एक आकृति बनाइए जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब इसकी अब अगर हम तुलना करें तो इसकी चारों भुजाएं मान लीजिए आपस में सपोज दैट क्या है, बराबर है। जैसे ये जैसे ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 मीटर का है तो ये भी 2 मीटर का होगा, ये भी 2 मीटर का मान लीजिए है, ये भी कितने मीटर का है, 2। तो जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। समझ में आया दोस्तों। तो आई होप कि आपको इसमें जो भी डिफिनीशन हमें बताना था मैंने अच्छे से समझा दिया है, आप अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आप अच्छे से समझ ही चुके हैं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर, अब मैं 3 के पास चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, एक बार मैं उसको पढ़ता हूं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, मैं पढ़ता हूं। इसमें बोला है, नीचे दी हुई 2 अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। इसमें नीचे 2 अभिधारणाएं दी गई हैं जिस पर आपको क्या करना है, विचार करना है। मैं तो तीसरे का पहले मैं विचार करता हूं। तीसरे के पहले पर हमें क्या विचार करना है, ध्यान दीजिए। इसमें बोला है 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरी बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको करना क्या है, इसमें विचार देना है। विचार देने के बाद आपको एक ऐसा रेखा बनाना है जो 2 बिंदु हैं और सी जो है इसके मध्य में स्थित है। तो करना क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले 2 बिंदु बनाइए। चलिए मैं यहाँ पे 2 बिंदु बना लेता हूँ। ये आपका हो जाएगा ए, ये हो जाएगा क्या, बी, और इसमें एक ऐसा बिंदु विद्यमान है जो क्या है आपका सी। तो हमने इसको क्या मान लिया, सी। ठीक है, सी विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है, तो हमने इसको ए और बी के बीच में स्थित कर दिया। अब आपको इसे विचार करना है। तो विचार हम क्या लिख सकते हैं, विचार में आप यही लिख दीजिए कि जो ये 2 बिंदु हैं वो सी बीच में स्थित है। तो लिखना चाहते हैं आप लिख दीजिए, यदि, ऐसा लिख दीजिए विचार, यदि 2 बिंदु, यदि 2 बिंदु आपका इसमें क्या क्या है, ए और बी, ए और बी। ठीक है, यदि 2 बिंदु ए और बी दिए हो तो कुछ इस प्रकार से लिखिए, दिए
हो तो, हमें इससे विचार प्रकट करना, तो हम विचार लिख दे रहे हैं। दिए हो तो उनके बीच में क्या बन रहा है, सी, तो लिख दीजिए उनके बीच में स्थित हो तो उनके बीच में स्थित एक बिंदु क्या होगा, सी होगा। में स्थित एक बिंदु उनके बीच में स्थित एक बिंदु सी होता है। ठीक है, एक स्थित बिंदु क्या होता है, सी होता है। समझ में आया दोस्तों, ये हमें क्या करना था, विचार देना था। अब विचार हमने यहाँ पे क्या किया, दे दिया। यदि क्या हो, दो बिंदु हो और उसके बीच में एक स्थित क्या है, सी बिंदु, तो यही अगर दो बिंदु है तो उनके बीच में एक स्थित बिंदु होता है जिससे हम क्या बोलते हैं, सी होता है। हमने सी माना तो इसलिए मैंने यहाँ पे सी लिखा। ठीक है, अब क्या करना है, चले तीसरे का दूसरा भी हम देख लेते हैं। अब तीसरे के दूसरे में क्या बोला है, चले उस पर भी ध्यान देते हैं थोड़ा। इसमें बोला है यहां कम से कम ऐसी तीन बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? क्या वे यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए। तो कम से कम इसमें कितने बिंदु हैं, तीन बिंदु विद्यमान हैं जो एक ही रेखा पर नहीं हैं। तो जब तीन बिंदु विद्यमान हैं और एक रेखा पर नहीं है तो कुछ इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे तीन बिंदु बन गए। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। वहाँ पे क्या था, इसके पहले में था कि यहाँ पे तीनों बिंदु जो थे एक ही रेखा पर विद्यमान थे, लेकिन यहाँ पे जो तीनों बिंदु हैं अलग अलग जगह पे विद्यमान है। तो अलग अलग विद्यमान होने का मतलब ये एक रेखा मान लीजिए, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी, और जो अगला बिंदु बन रहा है वो क्या हो गया, सी बन गया। दोस्तों इसकी आकृति हमने बना दिया। अब क्या करना है, जैसा प्रश्न बोला था हमसे मैंने बना दिया। अब आपको इसमें क्या करना है, विचार व्यक्त करना है। तो विचार व्यक्त करने के लिए आपको लिख देना है, यदि क्या, यदि ए और बी दिए हो तो, यदि ए और बी दिए हो तो, दिए हो तो आप क्या करिए, एक ऐसा बिंदु ले सकते हैं, जैसे यहां पर मैंने सी ले लिया। तो यदि ए और बी बिंदु दिए हो तो, या बिंदु दिए हो तो आप एक ऐसा बिंदु ले सकते हैं, आप एक ऐसा बिंदु ले सकते हैं, क्या, जो ए और बी से होकर जाने वाली रेखाओं से, जो कहाँ हो रहा है, ए और बी से जा रहा है ना, ले सकते हैं जो ए और बी से जाने वाले रेखाओं से क्या हो रहा है, जाने वाले रेखाओं से क्या हो रहा है, या रेखाओं पर क्या है, स्थित नहीं होता। यहाँ पे ए और बी से जो जाने वाले रेखाओं पर, यहाँ पर लिख दीजिए, कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है सही से, यहाँ पर क्या है, सी जो है स्थित नहीं होता, यही विचार हो रहा है। ठीक है, स्थित नहीं होता, यही हमें क्या करना था, विचार करना था। ध्यान दीजिए, अगर मैं, यदि ए और बी बिंदु दिए हों तो आप एक ऐसा बिंदु ले सकते हैं जो ए और बी से होकर जाने वाली रेखाओं पर स्थित नहीं होता। तो हम एक बिंदु ऐसा ले लेंगे जो इस पर स्थित नहीं है। देखिए पहले में क्या लिया था, ए और बी, तो बी यहाँ पे सी स्थित था, ए और बी ही बिंदु पर स्थित था, लेकिन इसमें जो सी है ए और बी बिंदु पर स्थित नहीं है। तो हमने बना भी दिया चित्र को और हमने इस पर विचार भी कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, मैं पढ़ता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों क्या करना है, पहले में एक आकृति खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिए क्या, हल लिखिए। हल लिखने के बाद मैं आपका क्वेश्चन हल कराता हूँ। अब करना क्या है, ध्यान दीजिए,
ए और बी बिंदु हम ऐसा बनाएंगे जिसके बीच में क्या है, सी बिंदु है। तो अभी हमने इसके पहले भी बनाया, तो यहाँ भी बना देता हूँ। ये हमने एक रेखा खींचा, यहाँ पे ए बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु है, और इसके बीच में कौन सा बिंदु स्थित है, सी स्थित है। चलिए अब ने यहाँ पे सी बिंदु भी बना दिया। अब क्या करना है, तब आपको सिद्ध करना है, और जो भी मान यहाँ पे है तो आपको सिद्ध क्या करना है, चलिए उसको भी मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख लीजिए सिद्ध करना है, क्योंकि इसी को देखते हुए हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ए सी बराबर 1/2 ए बी। तो यहाँ पे लिख दीजिए ए सी बराबर 1/2 ए बी, यही आपको इसमें सिद्ध करना है। अब कैसे करना है, बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पे आपको दिया भी है, क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया है ए सी बराबर बी सी। ध्यान दीजिए, ए सी बराबर क्या दिया है, बी सी। क्वेश्चन में दिया दोस्तों, देख लीजिए ए सी बराबर, जो ए सी है वो बी सी आपस में क्या है, बराबर है। जब ए सी और बी सी बराबर हैं तो हमें सिद्ध क्या करना है, ए सी बराबर 1/2 ए बी। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में ए सी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए दोनों पक्षों में ए सी जोड़ने पर, दोनों पक्षों में ए सी जोड़ने पर। अब हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, AC जोड़ देंगे। तो इधर बाईं तरफ क्या है, AC पहले से है, इसमें क्या करेंगे, AC जोड़ देंगे। और दाहिने तरफ क्या है, BC, फिर इसमें भी क्या करना है आपको, AC जोड़ देना। दोनों तरफ हम क्या किए, AC जोड़ दिए। यदि हम इसको हटाना चाहते तो AC से AC फिर काटेंगे तो बचेगा AC बराबर BC, फिर बच जाएगा। ठीक है, तो जो भी काम करना है ऐसा करना है कि फिर अंत में कट के वही बचना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जोड़ा, अगर AC से AC आप काट देंगे तो AC बराबर BC अंत में बच भी जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अगर मैं AC जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 2AC हो जाएगा। और यहां से देखा जाए तो जो है BC और AC और BC मिलकर पूरा क्या बन रहे हैं, AB बन रहे हैं। तो यहां पे हम लिख देंगे क्या, AB। यदि आप नहीं समझ पाए तो यहां ध्यान दीजिए, AC और प्लस BC पूरा मिलकर क्या बनेगा, AB बनेगा। तो AC प्लस BC की जगह पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों, AB लिख दिया। तो यहाँ पे हम AB लिख दिए हैं। अब हमें क्या निकालना, AC। तो यदि मैं यहाँ से AC निकालूंगा तो 2 कहाँ जाएगा, बटे में, तो क्या हो जाएगा, 1/2 बगल में हो जाएगा AB। ठीक है, यही आपको इसमें प्रूव्ड करना था दोस्तों, और ये प्रूव्ड हो गया। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए क्या, प्रूव्ड। समझ में आया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। समझ में आया दोस्तों, कैसे हुआ। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, मैं पढ़ता हूं। प्रश्न 4 में ध्यान दीजिए, इसमें प्रश्न 4 की चर्चा कर दिया है। प्रश्न 4 में सी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ये आपको इसमें क्या करना है, प्रूव्ड करना है कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। इसमें आपको ये प्रूव्ड करना है। तो चलिए दोस्तों, कैसे प्रूव्ड होगा, बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ध्यान दीजिए, पहला काम आपको ये करना है कि पहले आप बना लीजिए एक रेखाखंड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हल लिखने के बाद बनाऊंगा मैं एक रेखाखंड। तो रेखाखंड बनाने का मतलब जैसे उसमें बनाए थे, हम यहाँ बना लेते हैं क्या, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और बीच में हम क्या बना लेंगे, C। इसी प्रकार से एक और बना लीजिए, ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा, और बीच में एक बना लेते हैं क्या, D। यदि AC और AD आपस में बराबर आ जाएं या BC या BD बराबर में आ जाएं तो समझ लीजिए रेखाखंड जो मध्य बिंदु में होता है केवल एक ही होता है। ठीक है, ये आपको इसमें प्रूव्ड करना है। अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ, नहीं समझे आप क्या कहना चाहता था, तो चलिए अभी समझ जाएंगे। देखिए जैसे AC है, AC, तो AC जो होगा वो क्या होगा, BC के बराबर होगा। यहाँ पे लिख दीजिए AC जो होगा BC के बराबर होगा। इसको आप समीकरण क्या कर दीजिए, फर्स्ट कर दीजिए। और इसमें जो AD होगा वो किसके बराबर होगा, BD के। तो AD जो होगा उसको हम किसके बराबर कर देंगे, BD के। इसको आप समीकरण क्या कर दीजिए, सेकंड कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, आपको क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे पहले से दिया था। अगर हम यहाँ से एक बात और निकाल लें, अगर निकालना चाहें तो देखेंगे जो AB है, AB इसका और AB इसका, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये जो पहली रेखा है
और ये दूसरी रेखा है, आपस में दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ध्यान दीजिए, ए बी जो है दूसरे ए बी के क्या है, बराबर है। हमने ये पहले से लिया है, ठीक है। जब ये बराबर हैं तो अगर हम बराबर हैं तो इसको लिख क्या सकते हैं, पूरी ए बी है तो ए बी को हम लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं। जो ये ए बी है इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए सी प्लस बी सी। और जो ये ए बी है इसको क्या लिख सकता हूं, ए डी प्लस बी डी लिख सकता हूं। तो लिख दीजिए ए डी प्लस बी डी। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, जो ये पहली रेखा है ए सी प्लस बी सी हमने लिख दिया ए बी की जगह पे, और ये जो ए बी रेखा दूसरी रेखा है इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ए डी प्लस बी डी लिख दिया। कंफर्म। अब ध्यान दीजिए, यहां पे क्या है, ए सी है, ए सी को आपको ऐसे रहने देना है, प्लस बी सी। अगर बी सी की जगह फिर ए सी रख दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी निकल आएगा, बराबर। अब यहाँ पे क्या है, ए डी है, तो ए डी को आप ऐसा करें, ए डी ही रहने दीजिए, चलिए, प्लस बी डी। तो बी डी की जगह हमने क्या निकाला यहाँ पे, ए डी। समीकरण सेकंड में देखिए तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, ए डी रख देंगे। तो ए सी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2AC, और ए डी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2AD। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ है, ठीक है। तो AC बराबर अब हमें क्या मिलेगा, AD। ध्यान दीजिए, AC बराबर हमें क्या मिल गया, AD मिल गया। अब हमें इससे क्या पता चलता है, देखिए दोनों मध्य बिंदु में स्थित हैं। जब मध्य बिंदु में स्थित हैं तो AC और AD आपस में क्या आ जा रहे हैं, बराबर आ जा रहे हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि AB के मध्य केवल एक ही बिंदु हो सकता है, उसके अलावा और कोई बिंदु नहीं हो सकता है। अगर आप नीचे लिखना चाहें तो यह लिख सकते हैं कि इससे यह पता चलता है कि जो C और D एक ही बिंदु है, जो C और D हैं क्या है, एक ही बिंदु है। और इससे हमें एक निष्कर्ष निकल कर आता है कि एक रेखा का एक ही मध्य बिंदु होता है। यही आपको इसमें प्रूव करना था। चलिए मैं लिख भी देता हूं यार, लिख लीजिए। इससे यह पता चलता है कि C और क्या, D, C और D एक ही बिंदु हैं, क्या है, एक ही बिंदु है। जब आपस में बराबर आ रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, C और D एक ही बिंदु हैं, ठीक है। और निष्कर्ष यह निकल के, अगर आपसे निष्कर्ष पूछा था तो निष्कर्ष लिख दीजिए। जो निष्कर्ष आएगा वह आपका क्या आएगा, तो निष्कर्ष आपका यहाँ पे मिल जाएगा कि एक रेखा का एक ही मध्य बिंदु होता है, एक ही मध्य बिंदु होता है, एक रेखा का एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए, ये इस क्वेश्चन में इसी प्रकार से आपको करना था, मैंने हल कर दिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट में फुल सोल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं इसमें बताने के लिए दोस्तों। यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मैं आपके तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, इसमें बोला है आकृति में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। चलिए ध्यान दीजिए, करना क्या है आपको, बने रहिए मेरे साथ। इसमें आपको पहले जो दिया है आपको इसमें कुछ सिद्ध करना, तो यहां मैं लिखता हूं हल। हल लिखने के बाद जो दिया मैं उसको भी लिख लेता हूं और जो सिद्ध करना है उसको भी लिख लेता हूं। तो आपको पहले इसमें जो सिद्ध करना है मैं उसको लिख लेता हूं। चलिए यहां लिख दीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, इसमें आपको सिद्ध करना है कि जो AB है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है। ठीक है दोस्तों, AB जो है वो CD के बराबर है। और आपका चित्र भी दिया है, यहाँ से मैं चित्र भी बना लेता हूँ और हल भी कराता हूँ। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे खींच दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, A, ये हो जाएगा यहाँ पे D, और बीच में क्या है, B और C। तो यहाँ लिखिए B और यहाँ लिख दीजिए C। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया। अब क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया है क्या, AC जो है, जो A और C यहाँ से यहाँ की दूरी है वो B और D के क्या है, बराबर। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। और इतना दे के हमें पूछा है AB बराबर CD सिद्ध कीजिए। ठीक, तो कर क्या सकते हैं, अगर ये AC बराबर BD दिया है तो इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है,
अगर मैं AC बराबर यहाँ से निकालूँ, AC बराबर, तो AC बराबर निकालूंगा तो AB प्लस BC लिख सकता हूँ। देखिए AC पूरी यहाँ से यहाँ दूरी है, अगर मैं AC बराबर निकालूंगा तो क्या निकालूंगा, AB और प्लस BC मिलके ही AC बना है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AB और प्लस BC, क्योंकि AB और प्लस BC मिलके तब पूरा क्या बना है, AC। तो इसको मैं समीकरण क्या कर देता हूँ, सेकेंड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से B और D, क्योंकि हमें यहाँ पे रखना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ B और D। तो जो B और D निकलेगा वो BC और CD से मिलकर बना है, तो यहाँ लिख दिए BC प्लस CD, दोनों के योग से बना है। ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा, थर्ड। अब क्या करिए, जो समीकरण सेकेंड और थर्ड का मान निकला है उसको समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो लिख दीजिए समीकरण सेकेंड व थर्ड। ठीक है, समीकरण सेकेंड व थर्ड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब क्या करेंगे, ये जो सेकेंड और थर्ड है इसका मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो AC जो है वो किस, AC का मान क्या निकला है, AB प्लस BC। तो AC की जगह हमारा क्या हो जाएगा, AB प्लस BC बराबर है, पहले में बराबर लिखिए, फिर BD, तो BD का मान हमने क्या निकाला है, BC प्लस क्या, CD, ये निकाला है। समझ में आ रहा है। अब देखिए BC बाईं तरफ भी है, BC दाईं तरफ भी है, तो BC से BC आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, AB बराबर CD। AB बराबर क्या बच गया, CD, और AB बराबर CD हमें इसमें प्रूव्ड करना था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, लिख देना है प्रूव्ड। समझ में आया दोस्तों, इति सिद्धम। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है, तो ध्यान दीजिए वाली बात यह है। चलिए मैं बताता हूं इसमें आपको करना क्या है, आपको यह बताना है कि जो यूक्लिड की अभिगृहित की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, यह आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए क्यों माना जाता है, मैंने इसको पहले से लिख दिया, क्योंकि बार बार वीडियो में लिखना दोस्तों वीडियो काफी लंबा होता चला जा रहा है, मैं आपको यहाँ पे लिख कर ही समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यूक्लिड की जो अभिगृहित 5 के अनुसार एक पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा, एक पूर्ण, जैसे मैं कह दूं ये एक क्या है, एक कद्दू, मान लीजिए ये कद्दू है। अब ये अपने आप में पूर्ण, पूर्ण का मतलब पूरा है, ठीक है, अपने आप में पूरा है, लेकिन अगर उससे मैं भाग कर दूं, ये 2 भाग में कर दूं, तो जो पूर्ण था, पूरा था, ये आधे से तो बड़ा ही ना होगा। 4 भाग में कर दूं तो 4 का अगर मैं आधा यहाँ एक पार्ट निकाल दूंगा तो जो पूर्ण रहेगा उस पार्ट से बड़ा नहीं होगा। समझ रहे हो क्या कहने का मतलब है, हमारे कहने का मतलब है अगर एक पूर्ण चीज है, कोई पूरा है, अगर पूरे को मैं काट दूं, जैसे 10 रुपए है, 10 रुपए को मैं क्या करूं, 5 लोगों में बांट दूं, तो जो 5 लोगों में बांटूंगा, भाग करूंगा, तो 2-2 रुपए आएगा, लेकिन जो 10 रुपए था वो 2 रुपए से बड़ा नहीं है। तो इस कहने का जो यूक्लिड की अभिगृहित 5 है, उसका कहने का मतलब है कि जो एक पूर्ण होता है, यानी जो 10 रुपया है वो 2 रुपए से हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो एक पूर्ण जो होगा अपने भाग से, जो बांटा गया है भाग 5 लोगों में, उससे तो बड़ा ही होगा ना। तो इसके कहने का मतलब यही था, आपको यही समझाना था। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इस अभिग्रहित को सर्वव्यापी सत्य माना जाता है, क्योंकि जो पूर्ण होता है अभिग्रहित 5 के अनुसार, जो पूर्ण होता है अपने भाग से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। क्योंकि विश्व के किसी भाग में किसी भी वस्तु के लिए यह सत्य होता है। तो जी हाँ, कोई भी वस्तु होगा तो अपने भाग के लिए हमेशा ही सत्य होगा। जब आप जैसे ही बांटना चाहेंगे, उसका जो पूर्ण होगा उसके भाग से हमेशा बड़ा ही होगा। समझ में आया दोस्तों। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि तब भी कुछ प्रॉब्लम आपको रह रहा है, बच रहा है, या तो कुछ कंफ्यूजन है, तो कमेंट करिएगा दोस्तों, भूलिएगा मत, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। यदि आपको समझ में आया तब भी कमेंट करिएगा। और मेरा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से, किस अच्छे शहर से हैं आप, अपने अच्छे शहर का नाम लिख दीजिए, ठीक है दोस्तों। समझ में आया,
चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है मैं बताता हूं। इसमें बोला है यदि L तथा M प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और P समांतर L तथा Q समांतर M, तब सिद्ध कीजिए कि P रेखा Q को प्रतिच्छेदित करेगी। आपको सिद्ध करना है जो P रेखा है वह Q को प्रतिच्छेदित करेगी, आपको यह सिद्ध करना है। तो चले दोस्तों यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, सबसे पहले हल लिखने के बाद क्या करेंगे ध्यान दीजिए, आकृति आपको बनानी है इस क्वेश्चन में। तो ऐसा काम करते हैं, आकृति को साथ ही बना लेते हैं, ठीक है। आकृति कुछ इस प्रकार से दिया गया दोस्तों, चलिए देखिए ये इस प्रकार से आपकी आकृति दी गई है, ठीक है। चलिए मैं यहां से क्या करता हूं, इसको बना देता हूं, कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मान लीजिए क्या M, ये क्या हो जाएगा Q, ठीक है। ये दिया है L और ये दिया है P, ठीक है। आकृति आपका कुछ इस प्रकार से दिया था, मैंने बना दिया। अब क्या करेंगे, कुछ चीजें इसमें दी भी गई हैं, जैसे जो P है वह समांतर है किसके, L के, तथा जो Q है वह समांतर है M के। समझ आ रहा है, जो Q है देखिए P जो है वो L के समांतर है और Q जो है वो किसके समांतर है, M के समांतर है। तो आपको इसमें सिद्ध करना है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ लिखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, बने रहिए दोस्तों, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है, क्या करना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो सिद्ध करना है, यह सिद्ध करना जो P रेखा है वो Q को क्या करती है, प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ लिख देना है कि P रेखा Q को प्रतिच्छेद, P रेखा Q को प्रतिच्छेद करेगी, आपको यही इसमें लिख देना है। चलिए P रेखा Q को प्रतिच्छेद करेगी, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए अब सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में जब आकृति होती है तो वहां से क्या करते हैं, उपपत्ति निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां से मैं क्या करता हूं, उपपत्ति निकाल लेता हूं। दोस्तों बीच बीच में मैं बोल देता हूं चलिए, तो इसका मतलब आप चल मत देना, कुछ लोग हैं कमेंट कर देते हैं चलिए, ठीक है। तो यार मेरा एक टाइटल है, मुंह से निकलता है, ठीक है, तो इससे बुरा मत मानिएगा। चलिए अब क्या करते हैं, उपपत्ति। यदि अब उपपत्ति हम यहाँ से निकालें तो क्या मिलेगा, यहाँ से निकालें यदि P है और Q परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्या करती हैं, तब हमें P और Q क्या मिलेगी, समांतर होंगी। अगर जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, हम यहाँ से उपपत्ति निकालें दोस्तों, एक बात समझिएगा मेरा, अगर मैं यहाँ से उपपत्ति निकालूं, यदि P और Q एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तब ये एक दूसरे के समांतर होंगी या नहीं होंगी। तो यहाँ लिख दीजिए यदि क्या P और Q, यदि P और Q परस्पर, यदि P और Q परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करें, तब परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तब हमें क्या मिलेगा, P जो होगा वह समांतर होगा Q के, ठीक है। नहीं करती हैं तो जो P समांतर होगा Q होगा, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए करती हैं तो P समांतर Q होगी, ठीक है, या होगा, अपने से लिख लीजिएगा। अब देखिए परंतु, अगर मैं परंतु निकालूँ तो यहाँ P जो है किसके समानांतर है, L के समांतर है। P अगर मैं ये एक दूसरे को P और Q एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती तो ये समांतर होती, बट अगर परंतु हमारे क्वेश्चन में दिया क्या है, P समांतर किसके है, L के, और यदि हम यहाँ निकालें तो Q जो होगा समांतर किसके होगा, L के। समझ आ रहा ना, P समांतर है L के तो Q भी समांतर होता किसके, L के। जब ये क्या होती, प्रतिच्छेद नहीं करती, और ये हो रही है प्रतिच्छेद नहीं करती, और L भी प्रतिच्छेद कर रहा है, ध्यान दीजिए Q को L प्रतिच्छेद कर रहा है। अब क्या करता है, आपको कुछ दिया भी गया है, कुछ दिया गया है, क्या, जो Q है यहाँ लिख दीजिए दिया है,
ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। दिया है क्या, जो ये Q है वो समांतर है, यहाँ देखिए Q समांतर है किसके, M के, तो यहाँ पे कर दीजिए M, और L जो है समांतर होगा, समांतर हो जाएगा यहाँ पे, इसको समांतर बना दीजिए। L जो होगा समांतर होगा किसके, M के। समझ में आया? Q जो है M के समांतर है, तो L भी किसके समांतर हो जाएगा, M के, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये इधर कर रही हैं, इधर नहीं करती हैं, ठीक है। अब हो जा रहा है, तो अब ये जब ये हो जा रहा है, L समांतर M के हो जा रहा है, तो हम यह लिख सकते हैं, परंतु जो L M यहाँ पे हो रहे हैं समांतर, ये संभव नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये आपस में संभव नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा, लिख दीजिए लिखना चाहें तो। परंतु जो है क्या निकला है, L समांतर M जो है यह संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। L जो समांतर है M के संभव नहीं है, क्योंकि आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, क्योंकि जो L है, L और क्या है, L और M हम लेके चले ना, तो हाँ M लिखिए। L और M जो है प्रतिच्छेदन सत्य तथ्य है, ठीक है। L और जो M है ये एक दूसरे प्रतिच्छेद कर रही हैं, सत्य कथन मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, क्योंकि L और M का जो प्रतिच्छेदन हो रहा है, इसे लिख दीजिए प्रतिच्छेदन सत्य तथ्य है, ऐसे लिख दीजिए, सत्य तथ्य, सत्य तथ्य, यहाँ पे तथ्य लिख दीजिए, तथ्य, सत्य तथ्य है, ठीक है। और अतः तब हम क्या लिख सकते हैं, जब ये सत्य तथ्य है, जो ये L और M एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो सत्य तथ्य, अतः हम लिख सकते हैं P और Q प्रतिच्छेदी, P और Q प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। यही आपको प्रूव्ड करना है, तो यही हमने लिख दिया, P और Q प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ठीक है। ये आपको प्रूव्ड करना है, हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, प्रूव्ड। समझना दोस्तों। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, मैं पढ़ता हूं। इसमें बोला है, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। ध्यान दीजिए, बोला है आप यूक्लिड की जो 5वीं अभिधारणा है को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। यदि आप बुक लेके बैठे हैं तो नीचे स्मरणीय बिंदु दिया है, सबसे नीचे देखिए एक यूक्लिड की अभिधारणा दिया है 5वां, उसी के बारे में आपको बताना है, ठीक है, सरलता से समझानी है। तो चलिए समझा देते हैं। देखिए इसमें बोला है, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर, देखिए एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाएं कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग 2 समकोणों से कम होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, उसी ओर मिलेंगी जहां पर क्या होंगे, 2 समकोणों का कम होगा। तो करना क्या है, ध्यान दीजिए, एक सीधी रेखा बना लीजिए यहां से। चलिए मैं यहां से एक सीधी रेखा बना लेता हूं, ये एक सीधी रेखा हो गई। अब बोल रहा है 2 रेखाओं पर गिरकर, तो मान लीजिए 2 रेखाएं यहां से पहले से ही आपको दी गई कुछ इस प्रकार से, ठीक है। चलिए यहां से कुछ इस प्रकार से आपकी 2 रेखाएं दी गई हैं, तो मैं यहाँ पे 2 रेखाएं बना देता हूँ, ये आपकी 2 रेखाएं हो गई, ठीक है। एक ये M मान लीजिए इसको अपने से, इसको मान लीजिए L, और यहाँ भी मान लेते हैं कुछ P मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, P, MLP।
तो बोला है यदि एक सीधी रेखाएं दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही, तो दो सीधी रेखा, ये मान लीजिए दो सीधी रेखाएं, ये दोनों डॉट डॉट जो करके बनाया ये दोनों सीधी रेखा हैं, ठीक है। अब इस पर ये गिरकर ना, इस पर ये गिरकर अपने ही दो अंतःकोण, अंतःकोण मतलब जो बाहरी कोण बन रहा है, कोणों को इस प्रकार बनाएं कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, यानी दो समकोण यानी 180 अंश। तो इनका जो कोण बनेगा क्या बनेगा, अब 180 अंश का बने, अगर यहाँ पूरा मैं ले लूँ तब तो 180 अंश था। एक लाइन होती है, एक लाइन पर पूरा जो होता है तब जाके 180 अंश का कोण बनता है। बट यहाँ पे जो रेखा बन रही है तो कुछ यहाँ से बीच में गैप हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे मैं इतना छोड़ रहा हूँ तो यहाँ कोण बन रहा है वाहिद, ठीक है। क्या बोला दोस्तों, अंतःकोण जो अंदर की तरफ यहाँ कोण बन रहा है हमारा, या यहाँ पे ले लें अंदर की तरफ जो हमारा कोण बनेगा वह क्या होगा, 180 अंश से कम होगा ना। दो समकोण का मतलब 180 अंश होना चाहिए, तो 180 अंश से तो कम ही बनेगा, पूरा नहीं लेंगे। तो 180 अंश से कम होगा तो योग मिलकर क्या होगा, कम हो, तो दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, हमने यहाँ जो देखा है निश्चित रूप से इसे क्या किया, बढ़ाए जाने पर क्या हो, उसी ओर मिलती हैं जिस ओर क्या होता है, दो समकोणों से कम होता है। तो देखिए इसी ओर, देखिए इधर जा रहा है ये, इसी ओर जाएगा, तो उसी ओर मिलती हैं जहां दो समकोणों से इसका योग क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा में से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। क्या करना है, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व जो है का औचित्य निर्धारित होता है, यह स्पष्ट करना है। तो पहले मैं मैटर को लिख दिया हूं दोस्तों, क्योंकि अब इतना बड़ा मैटर वीडियो में लिखेंगे तो भैया वीडियो 15 मिनट और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैंने मैटर को पहले लिख दिया है, चित्र बना के समझा दूंगा, ठीक है। करना क्या है, देखिए हाँ, अगर क्या क्वेश्चन शुरू में किया है तो हम लिखेंगे हाँ, क्योंकि ये सत्य है। क्या, यूक्लिड की जो पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, ये सत्य है, ठीक है। ये बोला क्या, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से जो है समांतर रेखाओं का अस्तित्व निर्धारित होता है, तो जी हाँ ये होता है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यदि कोई सरल रेखा एल, हमने पहले से भैया बना दिया है इसका मैटर, हम आपको चित्र बना के समझा दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यदि कोई सरल रेखा एल दो सरल रेखाओं एम तथा एन पर इस प्रकार पड़ती हो कि एल के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग दो समकोण हो तो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के अनुसार यह रेखा एल के इस ओर नहीं मिलेगी, ठीक है, इस ओर नहीं मिलेगी। यह भी हम जानते हैं कि रेखा एल के दूसरी ओर के अंतःकोणों का योग भी दो समकोण होगा, अतः दूसरी ओर भी यह नहीं मिलेगी। अतः रेखाएं एम तथा एन कभी भी नहीं मिलेंगी तथा इसलिए ये रेखाएं एम तथा एन समांतर होंगी। तो करना क्या है, हम चित्र को बना देते हैं। किस प्रकार से करना था, हम यहाँ पे चित्र बना देते हैं। दो समांतर रेखाएं हैं, चलिए कुछ इस प्रकार से। अब इस पे हमने एक रेखा खींचा, ठीक है, जो एक दूसरे से कभी परस्पर नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो पहला यहाँ कोण बनेगा 1 बनेगा और यहाँ जो बनेगा क्या बनेगा 2 बनेगा, अंतःकोण, ठीक है। अंतःकोण 1 और 2 बनेगा। ये जो होगा एल होगा, ये एम और एन से कभी भी नहीं मिलेगी। यही आपको हमें समझाना था और कुछ नहीं समझाना था, ठीक है। यदि दो समांतर रेखाएं हैं और इस पर मैं एक सीधी रेखा और खींचूं जो एल है, तो इनका जो अंतःकोण है वो क्या होगा, समकोण, दो समकोण के योग के बराबर होता है, ठीक है। हमने अभी ये पांचवी अभिधारणा में पहले से बता दिया है। अब क्या होगा, तो हम जानते हैं, यह भी जानते हैं कि रेखा एल के दूसरी ओर अंतःकोणों का योग भी समकोण होगा, तो जो इनका दूसरी ओर कोण बनेगा यह भी क्या होगा, समकोण ही होगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए अब यह अंतिम यह भी दे दिए हैं, अतः रेखाएं एम तथा एन कभी नहीं मिलेंगी। जो एम और एन है ये रेखाएं आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो रेखाएं एम तथा एन क्या होंगी, ये समांतर हो जाएंगी। समझ में आया दोस्तों, ये क्या हो जाएंगी, रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। चलिए तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि यह चैप्टर आपका आज समाप्त हो गया है,
ठीक है। आप लोग कई दिन से कह रहे थे सर चैप्टर 5 पढ़ाइए, चैप्टर 5 पढ़ाइए, तो मैंने चैप्टर आज 5 को समाप्त कर दिया, एक ही वीडियो में पूरा मैटर दे दिया हूं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो देखिए पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो आपका भी तो कुछ हक बनता है यार कि आप भी कुछ करें, मेरा मदद करें, क्योंकि मैं आपके लिए कर रहा हूं तो आप मेरे लिए भी तो कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपसे मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।